हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट की हमारी प्रिपरेशन चल रही है और अभी हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। गाइस, इससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है। जिन लोगों ने पहली क्लास को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है। सो गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, टीचिंग ऑफ लेवल हमने पढ़ लिया था और उसके बारे में आज डीपली पढ़ेंगे। अभी हम स्मृति स्तर के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले की क्लास में हमने कुछ पढ़ लिया था एमएलटी के बारे में, मेमोरी लेवल के बारे में, और उसके बाद हम यूएलटी पढ़ेंगे, बौद्ध स्तर। उसके बाद हम पढ़ेंगे आरएलटी यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको कहा जाता है विचार विमर्श चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो देखिए शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मेमोरी लेवल के, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, क्या है शिक्षण के स्मृति स्तर, यानी कि जो स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या है? जो स्टूडेंट्स है, शिक्षार्थी, स्टूडेंट्स को देखिए शिक्षार्थी को अध्येता कहा जाता है, अधिगम भी कहा जाता है। तो शिक्षार्थी को जानकारी देना और ज्ञान प्रदान करना, ये क्या है? स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को जानकारी प्रदान करना और ज्ञान प्रदान करना है। अब है प्रश्न पूछना, जांचना है कि शिक्षण के ज्ञान स्तर उद्देश्यों को प्राप्त किया है या नहीं किया है। यानी कि आपने जो शिक्षण आपने लिया है, शिक्षण के माध्यम से जो आपने ज्ञान लिया है, उस ज्ञान से आपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है कि नहीं किया है, यह प्रश्न पूछना या जांचना। अभी आप कुछ टाइम बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे और आप जब क्वेश्चन पेपर को करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, तो आपके कितने क्वेश्चन सही जाएंगे, कितने गलत जाएंगे, या क्या हो गया? जांचना हो गया। क्या हो गया? जांचना, आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और इससे मालूम पड़ेगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हुए हैं, आपके स्मृति स्तर में कितने कॉन्सेप्ट गए हैं। ठीक है, और जब आप यूजीसी नेट एग्जाम देंगे और यदि आपने एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो आपने क्या किया? उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो शिक्षण के ज्ञान स्तर से आपने क्या किया? अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। देखिए इसमें क्या होता है? तथ्यों को बोल बोलकर याद करें, यानी कि तथ्यों को बोल बोलकर याद किया जाता है, चीजों को दिखा के समझना और सीखना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? शिक्षण के स्मृति स्तर में क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? तथ्यों को बोल बोलकर याद किया जाता है। क्या किया जाता है? तथ्यों को बोल बोलकर याद किया जाता है और चीजों को दिखा के समझना, सीखना। देखिए यदि कोई मतलब कि 10th क्लास का स्टूडेंट है या 5 क्लास का स्टूडेंट है, जो 5 में पढ़ता है, 5 क्लास का जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसको हम देखिए कोई भी चीज पढ़कर यदि वो समझ नहीं पा रहा है, रटकर नहीं समझ पा रहा है, तो उसे चीजों को दिखा के समझाना पड़ता है। ठीक है, तो चीजों को दिखा के समझाना पड़ता है, प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है। तो तथ्यों को क्या किया जाता है? बोल बोलकर याद किया जाता है। अब है महत्वपूर्ण बातें, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं स्मृति स्तर के बारे में। शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण, देखिए प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया और विकसित करने का योगदान हर्बर्ट को जाता है। गाइस देखिए शिक्षण प्रक्रिया में जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, उस पर अधिक बल दिया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, यानी कि टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? प्रेजेंटेशन पर अधिक फोकस किया जाता है और विकसित करने का जो योगदान है, जो विकसित करने का जो श्रेय है, किसको जाता है? हर्बर्ट को जाता है। गाइस इसको अच्छे से याद कर लीजिए। स्मृति स्तर में शिक्षण प्रक्रिया को अधिक विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? खांसी भी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। तो शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण या शिक्षण प्रक्रिया में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? योगदान किसको जाता है? तो किसको जाता है? हर्बर्ट को जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, हर्बर्ट को जाता है।
हार्वर्ड को जाता है। तीसरा है इस स्तर पर तथ्यों को याद कर लिया जाता है। इस स्तर पर क्या होता है, स्मृति स्तर में तथ्यों को याद कर लिया जाता है। मैंने पहले भी बता दिया है आपको, बोल बोलकर याद किया जाता है। यह मूल्यांकन पद्धति मौखिक, लिखित और टेस्ट से किया जाता है। यहाँ पर जो एवल्यूशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, उसकी कौन सी पद्धति से किया जाता है? मौखिक से भी किया जाता है और लिखित से भी किया जाता है और टेस्ट से भी किया जाता है। टेस्ट का मतलब होता है आपका एग्जाम लेना, ठीक है। प्रीवियस इसको कहा जाता है प्री एग्जाम देना, यानी एग्जाम से पहले आपका टेस्ट लेना, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। यह शिक्षण का पहला स्तर है। देखिए स्मृति स्तर क्या होता है, टीचिंग का फर्स्ट स्टेज होता है। आप इस बात को अच्छे से याद रखिए, ध्यान में रखिएगा कि शिक्षण का सबसे पहला स्तर कौन सा होता है, तो स्मृति स्तर होता है। क्या होता है? स्मृति स्तर, ठीक है। अब है स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव, क्या क्या सुझाव हैं? तो पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए। जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी सामग्री है, शिक्षण से संबंधित सामग्री है, उनको क्या करना है? सार्थक बनाना है, ठीक है। उनको मतलब जैसे कहने का मतलब है एक रूप में रखना है, उनको सार्थक बनाना है। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किए जाए, यानी कि सीक्वेंस से जो पाठ्य वस्तु है, हमारी पाठ्य सामग्री है, बुक्स हो गया, सिलेबस हो गया, पेन हो गया, जो भी हमारी टीचिंग से रिलेटेड चीजें होती है, उनको क्रमबद्ध तरीके से सूचीबद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रमबद्ध लिखा हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से सूचीबद्ध करना है, यानी कि उनको सीक्वेंस में लगाना है, एक सीरियल में लगाना है, नंबर वाइज, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जब हम बहुत थके होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना नहीं चाहिए, अर्थात हमें शिक्षण नहीं करना चाहिए थकान के समय। जब हम कहीं से ट्रैवल करके आते हैं, जब हम स्ट्रेस में हो, जब हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं कभी कभी, तो हमें शिक्षण नहीं करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षण के सभी बिंदु हैं, शिक्षण के जो सभी बिंदु हैं, उनको समग्र रूप में, यानी कि एक परिवार के रूप में, समग्र का मतलब होता है एकत्रित करके एक परिवार के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए सभी बिंदु को, ठीक है। अभ्यास के लिए अधिक से अधिक समय दिया जाना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए और प्रैक्टिस को अधिक टाइम देना चाहिए, अधिक से अधिक समय देना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्मृति स्तर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है ना? देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चीजों को अच्छे से समझना है। और देखिए शब्द चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाना है और पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना है, यानी कि सीक्वेंस से हमें प्रेजेंट करना है, क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए, यानी कि सीक्वेंस से हमें प्रेजेंट करना है जो भी हमारी टीचिंग से रिलेटेड सामग्री होती है। थकान के समय हमें शिक्षण नहीं करना है और शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए और अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ULT, जिसे क्या कहा जाता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टेस्ट कहा जाता है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। ये टेस्ट नहीं है, टीचिंग है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसको बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था, इसको क्या कहा जाता है? ULT को क्या कहा जाता है? बौद्ध स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध स्तर शिक्षण व्यवस्था, यानी कि शिक्षण व्यवस्था का बौद्ध स्तर या बौद्ध स्तर का शिक्षण व्यवस्था। तो देखिए MLT किसने दिया था? स्मृति स्तर किसने दिया था? हंट ने दिया था। किसने दिया था? सॉरी, हंट नहीं, हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? MLT किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। और देखिए ULT किसने दिया है? मॉरिस एल विल्गी ने। हंट ने क्या दिया हुआ है? RLT दिया हुआ है, चिंतनशील स्तर हंट ने दिया हुआ है। तो देखिए इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था ULT, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तो किसने दिया है? बौद्ध स्तर किसने दिया है? ULT मैरिस एल विगी ने, मैरिस एल विगी ने दिया है। तो बौद्ध का प्रयोग निम्नलिखित 3 पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रयोग
तीन पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। सबसे पहले है विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना। कहीं पर कोई भी घटना घटित होती है तो वहां पर क्या करते हैं, जो फैक्ट होते हैं उनका रिलेशन देखा जाता है। कहीं पर कोई भी दुर्घटना घटित होती है, सड़क से कोई जा रहा है, कहीं पर कोई भी बात हो गई, कोई भी दाएं बाएं कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले फैक्ट देखा जाता है और उनका रिलेशन देखा जाता है, संबंध देखा जाता है। ठीक है, तो विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना। ठीक है, किसी भी बात, कोई घटना ही नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, उसके फैक्ट देखे जाते हैं, उनके संबंध देखे जाते हैं। तथ्यों को संचालन के रूप में देखना। तथ्यों को संचालन के रूप में देखना यानी कि संचालन का मतलब होता है, संचालन का मतलब क्या होता है, यानी कि चलाना। ठीक है, रेगुलर किसी चीज को चलाना। आपने देखा होगा स्टेज मंच में, कभी भी कोई भी प्रोग्राम में, मंच में, स्टेज में एक व्यक्ति पूरे स्टेज का संचालन करता है, यानी कि प्रेजेंट करता है, उस प्रक्रिया को चलाता है। जो मंच में जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को चलाता है संचालक, जो संचालन करता है। जो तथ्य होते हैं उनको देखना होता है, उनको प्रेजेंट करना होता है अच्छे से। ठीक है, मतलब संचालन के रूप में, एक प्रेजेंटेशन के रूप में उन्हें देखना है, उन्हें प्रेजेंट करना है संचालक के रूप में। ठीक है, तथ्यों के संबंध देखिए, तथ्यों को संचालन के रूप में देखना यानी कि उस प्रक्रिया को अच्छे से चलाना और उसको अच्छे से देखना। ठीक है, इतना ही है इसका मतलब कि जो तथ्यों को संचालन का मतलब है किसी प्रक्रिया को एक अच्छे रूप में चलाना। ठीक है, जारी रखना, किसी प्रक्रिया को जारी रखना। ठीक है, तथ्यों के संबंध तथा जो संबंध है तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उनके संबंध को देखना और जो संचालन, उन संबंध को देखते हुए उस प्रक्रिया को जारी रखना, उस प्रक्रिया को समन्वित करके जारी रखना। ठीक है, बोध शिक्षण स्तर पर अधिगम कार्यों के उद्देश्यों का संबंध मौखिक और लिखित ग्राफीय सूचनाओं को समझना, उनकी व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्त तथा धारण करने से होता है। यानी कि बौद्ध शिक्षण स्तर पर अधिगम, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के कार्य हैं, उनके स्टूडेंट्स के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों का जो संबंध होता है, मौखिक, लिखित और ग्राफीय सूचनाओं को समझना। मौखिक रूप में, लिखित रूप में, ग्राफीय सूचनाओं को समझना, उनकी व्याख्या करना। उनका क्या होता है कि व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन देना, वर्गीकरण करना, उनको डिवाइड करना, संक्षिप्त में यानी कि बहुत कम शब्दों में धारण करने से होता है। ठीक है, ये अधिगम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अधिगम की बात कर रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट्स होता है अपने उद्देश्यों को किन संबंधों से या अपने उद्देश्यों को किस तरह से प्राप्त करता है, तो उसके संबंध क्या क्या है, उद्देश्यों को जो प्राप्त करने का जो संबंध है वो क्या क्या है, मौखिक है, लिखित है, ग्राफिक सूचनाओं से है। ग्राफिक सूचनाओं का मतलब होता है जानकारी को प्राप्त करना, नई नई जानकारी को प्राप्त करना। और एक क्या होता है, जैसे संचालन होता है ना, संचालन के बारे में अभी हमने पढ़ा है ना, प्रक्रिया को जारी रखना। तो ग्राफिक का मतलब होता है किसी प्रक्रिया के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करना, उनको समझना और व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, उनको डिवाइड करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्त करना, यानी कि बहुत कम शब्दों में उनको धारण करता है, उनको ग्रहण करता है कौन? अधिगम, यानी कि स्टूडेंट्स। ठीक है, इस अवस्था में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को उच्चतम कौशल प्राप्त होता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो क्या होता है, इस अवस्था में जो अधिगम होता है, जो विद्यार्थी होता है, टीचिंग से यानी कि शिक्षण के उद्देश्यों को, यानी कि जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, उच्चतम कौशल यानी कि हाई लेवल से अपना स्किल प्राप्त करता है, अपने स्किल को डेवलप करता है, हाई लेवल का स्किल डेवलप करता है और ग्रहण करता है। जैसे कि समझना और अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग में लाना, अच्छे से समझना, उसे उपयोग में लाना। ठीक है, अपने उपयोग में लाना, ये क्या है? अधिगम का शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्या हो गया? अधिगम के शिक्षण के उद्देश्य हैं।
ये हमारा यूएलटी कंप्लीट हो गया है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे क्या, चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था। चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था यानी कि आरएलटी, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण में, यानी कि जो चिंतन स्तर होता है उसके शिक्षण में स्मृति और बोध दोनों ही स्तरों का शिक्षण शामिल होता है। ठीक है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, टीचिंग लेवल होता है, उसमें क्या क्या होता है, स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, दोनों ही चिंतनशील स्तर में होते हैं। चिंतनशील स्तर में या चिंतन स्तर में, आरएलटी में देखिए स्मृति स्तर, एमएलटी और यूएलटी दोनों स्तर इसमें शामिल होते हैं इस शिक्षण में। किस शिक्षण में, चिंतन स्तर की शिक्षण में बोध और स्मृति दोनों ही स्तरों का शिक्षण शामिल होता है। अब देखिए अब पढ़ते हैं, चिंतन स्तर का शिक्षण विद्यार्थियों के बौद्धिक और व्यवहार को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है, प्रदान करते हुए उनमें सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। देखिए चिंतन स्तर का जो शिक्षण विद्यार्थियों के जो बौद्धिक व्यवहार है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो बिहेवियर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो बिहेवियर है यानी कि जो बौद्धिक स्तर है उसका व्यवहार है उसको विकसित करता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो समझने की जो क्षमता है उसको विकसित करता है, किसी भी चीज को समझने की जो हमारी क्षमता है उसको विकसित करता है, विकसित करने का अवसर देता है और सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करता है। सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करता है यानी कि सृजनात्मक क्षमताओं से जो अर्थ है, तात्पर्य है वो क्या है, किसी भी फैक्ट को, किसी भी घटना को, किसी भी चीज को अच्छे से समझता है, मतलब कि सीक्वेंस से समझता है। ठीक है, सीक्वेंस से समझता है और बहुत तेजी से एक हाई क्वालिटी से, हाई लेवल से अपने जो उसका समझने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको अच्छे से डेवलप करता है। ठीक है, और उसमें सहयोग प्रदान करता है। क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। इतना समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया है ना। देखिए चिंतन स्तर का जो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, चिंतन स्तर का, तो चिंतन स्तर का ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें जो हमारा बौद्धिक स्तर होता है और जो हमारा स्मृति स्तर होता है इसको डेवलप करता है। ये किसमें है, चिंतन स्तर यानी कि आरएलटी में है। अब देखिए चिंतन स्तर के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है। चिंतन स्तर के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, चिंतन विचार विमर्श करने की जो शक्ति है, विचार विमर्श करने की जो शक्ति है उसको क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, यानी कि विचार विमर्श करने की जो हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको भी डेवलप करता है। कौन, शिक्षण स्तर का शिक्षण विद्यार्थियों के चिंतन शक्ति का विकास करता है, यानी कि विचार विमर्श करने का जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करता है। और इसमें क्या क्या होता है, देखिए विश्लेषण होता है, विश्लेषण मतलब एनालिसिस होता है और फिर संश्लेषण होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है विश्लेषण का उल्टा संश्लेषण होता है। किसी भी चीज को हमें इसका हमें एनालिसिस करना है तो हम 1 से करेंगे और फिर 2, फिर 3, 4 इस तरह से सीक्वेंस से करेंगे। और संश्लेषण कैसा होता है, नीचे से ऊपर को। एनालिसिस कैसा होता है, ऊपर से नीचे को। और देखिए संश्लेषण कैसा होता है, नीचे से ऊपर को। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। विश्लेषण और संश्लेषण, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या करता है, मूल्यांकन करना इत्यादि इसमें शामिल है। क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन हमारा लास्ट में होता है। आरएलटी विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, हांट को जाता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, यानी कि चिंतनशील या चिंतन स्तर को डेवलप करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, हांट को जाता है। अब है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं, एक अच्छा शिक्षण क्या होता है, सुनियोजित होता है, यानी कि प्री प्लानिंग होता है।
प्री प्लान होता है। एक अच्छा शिक्षण, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने पहले से ही प्री प्लान किया हुआ है, पहले से ही मैंने नोट्स को तैयार किया हुआ है, नोट्स को अच्छे से तैयार किया हुआ है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यदि मैं नोट्स को नहीं पढ़ाता और देखिए आपको पढ़ा भी रहा होता और पहले से नोट्स को तैयार ना करता और पढ़ा भी रहा होता और नोट्स को यहाँ पे लिख भी रहा होता, तो क्या होता, अच्छा शिक्षण नहीं होता, एक प्रभावी शिक्षण नहीं होता। तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या होना जरूरी है, शिक्षण का सुनियोजित होना जरूरी है, प्री प्लान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, शिक्षण एक व्यवसायिक क्रिया है। शिक्षण क्या है, एक व्यवसायिक क्रिया है। देखिए आप अभी पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। जब आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा और यदि आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। तो शिक्षण क्या होता है, एक व्यवसायिक क्रिया है। क्या है, एक व्यवसायिक क्रिया है। और शिक्षण का अवलोकन एवं विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से होता है। देखिए शिक्षण का अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना, और उसका विश्लेषण यानी कि जो विश्लेषण हम करते हैं यानी कि एनालिसिस जो हम करते हैं साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, शिक्षण में अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आपको जहां पर समझ नहीं आ रहा है कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे, सर ये यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपके लिए डाउट सेशन लेकर आ रहा हूं। तो ये क्या है, एक आदान प्रदान है। क्या है, आदान प्रदान है। तो शिक्षण में अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। एक अच्छी टीचिंग क्या होता है, मोटिवेट करता है। एक अच्छा शिक्षण क्या होता है, प्रेरणादायक होता है। एक अच्छी टीचिंग क्या करता है, मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है। ठीक है, शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य होता है। देखिए टीचिंग में क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है ये क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, शिक्षण में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल हमारा डेवलप होता है, और हम जो हमारा कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट करने का जो हमारा तरीका है ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शिक्षण क्या होता है, कला और विज्ञान दोनों है। यहां से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि शिक्षण में संप्रेषण कैसा होना चाहिए, और देखिए तो उसमें स्किल किस तरह का होना चाहिए, तो उसका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखिए शिक्षण से हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो डेवलप होता है, यानी कि बात करने का हमारा जो तरीका होता है, सलीका होता है, वो क्या होता है, डेवलप होता है। शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान दोनों हैं। क्या है, कला और विज्ञान दोनों हैं। देखिए यहां से भी क्वेश्चंस पहले बहुत बनते थे कि शिक्षण क्या है, कला विज्ञान या दोनों। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, दोनों है, कला और विज्ञान। शिक्षण क्या है, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी कि शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। शिक्षण क्या है, शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, यानी कि शिक्षण कभी भी रुकना नहीं चाहिए। शिक्षण हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए आप व्यापक शिक्षण जब लेते हैं, व्यापक शिक्षण आपने पढ़ा है, जब आप व्यापक शिक्षण लेते हैं तो व्यापक शिक्षण क्या है, प्रगतिशील है, रुकता नहीं है, हमेशा जीवन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सीखते रहते हैं। तो क्या है, प्रगतिशील शिक्षण है। व्यापक शिक्षण क्या है, प्रगतिशील है। और शिक्षण कैसा होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए। निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए। निदानात्मक का मतलब होता है किसी समस्या को जानना और उसका उपचार ढूंढना, उसका उपचार करना। ठीक है, निदानात्मक और उपचारात्मक का मतलब यही है। उपचारात्मक का मतलब होता है निदान करना, समाधान करना, और निदानात्मक का मतलब होता है समस्या को जानना कि समस्या है क्या, प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो शिक्षण कैसा होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए और उपचारात्मक होना चाहिए। शिक्षण शिक्षक के परिश्रम का परिणाम है। बिल्कुल है। देखिए टीचर आपको पढ़ा रहा है तो ये आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये किसका परिश्रम है, आपके साथ साथ यानी कि स्टूडेंट्स के साथ साथ ये टीचर्स का भी परिश्रम का परिणाम है। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी, शिक्षक का भी परिश्रम का परिणाम है। अब है देखिए, अब है शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं, मूल अपेक्षाएं क्या क्या हैं।
तो देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो देखिए टीचिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर। देखिए स्कूल कॉलेजेस में या यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर भी यदि टीचर्स ना होता, यदि मैं ना होता तो आप देखिए, मैं ना होता तो आप क्या पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते यहाँ पे। ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस में भी टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। यदि टीचर्स नहीं होंगे तो वहां पर स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और देखिए छात्र का होना भी बहुत जरूरी है। यदि वहां पर टीचर है और स्टूडेंट्स नहीं है, कॉलेज स्कूल में टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स नहीं है, तो टीचर्स किसे पढ़ाएगा, तो स्टूडेंट्स का होना भी बहुत जरूरी है। अब है इसमें पाठ्यक्रम। देखिए पाठ्यक्रम विषय यानी कि सिलेबस, आपका क्या सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस सिलेबस है जो हमारा, ये सिलेबस है, ये क्या है, शिक्षक और देखिए छात्र, शिक्षक और छात्र के बीच की एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी कड़ी है सिलेबस। देखिए सिलेबस शिक्षक और छात्र के बीच में एक कड़ी है, शिक्षक और छात्र को कनेक्ट करने की एक सबसे बड़ा प्रोसेस है, सबसे बड़ी कड़ी है जो शिक्षक टीचर्स और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता है, वो है सिलेबस यानी कि सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है, उचित वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए यानी कि टीचिंग के लिए और टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचिंग के लिए यानी कि शिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कॉलेज में कुछ बच्चे होते हैं, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा क्लास का माहौल ही खराब कर लेते हैं, तो इसलिए ऐसे बच्चों को थोड़ा पीछे रखा जाता है और पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा आगे बैठाया जाता है। आपने देखा होगा क्लास में, इससे क्या होता है, उचित वातावरण बनता है। पढ़ने वाले बच्चे जब भी क्लास में आगे बैठते हैं, इससे क्या होता है, एक उचित वातावरण बनता है। विद्यार्थियों में शिष्टाचार होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब होता है कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, विद्यार्थियों में शिष्टाचार होना चाहिए। टीचर्स यानी कि शिक्षक जो भी होमवर्क दे यानी कि घर के लिए जो भी कार्य दे उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपना कार्य कंप्लीट करके स्कूल में लाना चाहिए। कॉलेजेस में भी बहुत सारे कॉलेजेस में होमवर्क देते हैं, पढ़ना होता है वहाँ पे भी, तो उन होमवर्क को, जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट करके टीचर्स को दिखाना, ये क्या है, एक शिष्टाचार है। अच्छे से अपनी बातचीत करना क्या है, शिष्टाचार है। अपना डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना क्या है, शिष्टाचार है। शिक्षक और अध्येता छात्र में व्यवसायिक गुण होना चाहिए। देखिए टीचर्स और स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या होना चाहिए, व्यवसायिक गुण होना चाहिए, व्यवसायिक गुण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़कर आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे। जो भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या आप बीएड कर रहे हो, या आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, या आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसी फील्ड में आगे बढ़ोगे और अपना रोजगार पाओगे। तो ये क्या हो गया, एक व्यवसायिक गुण हो गया। ऐसे ही शिक्षक यानी कि टीचर क्या होता है, एक व्यवसायिक, टीचर में क्या होता है, व्यवसायिक गुण होना चाहिए। यदि कॉलेज में या प्राइवेट, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस में यदि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता है तो क्या होता है, उसको कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए टीचर्स के अंदर व्यवसायिक गुण होना बहुत जरूरी है। यदि उसके अंदर व्यवसायिक गुण होगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा, तो इसीलिए व्यवसायिक गुण का होना बहुत जरूरी है। इतना कंप्लीट हो गया है आपका, इतना समझ में आ गया है ना। तो देखिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, मूल अपेक्षाएं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा पीडीएफ को। देखिए जो टीचर है और जो स्टूडेंट्स है, इन दोनों के बीच में, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो सिलेबस होता है, जो सिलेबस होता है, ये इन दोनों के बीच में जोड़ने का कार्य करता है। सिलेबस क्या करता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो सिलेबस बहुत जरूरी होता है। बिना सिलेबस का कभी भी कोई भी टीचर आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता है। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं। यदि सिलेबस नहीं होता तो मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा पाता। जो कुछ भी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं। सो गाइस देखिए ये क्लास यहीं तक है हमारी।
देखिए आपको जो नोट्स है, जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ है इस क्लास की, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा। गाइस ज्योग्राफी के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी से यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, और आप वहां से 15 अप्रैल से हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ज्योग्राफी का हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के प्रोफाइल में भी व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और प्रोफाइल में जाइए, वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी फेसबुक पे भी हमारा पेज है, दिस इज स्टडी का पेज है, उसे आप लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो आज की क्लास यहीं तक।